ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट आज तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में जब ब्रीदिंग होती है, वो बच्चा खड़ा हो जाए सबसे पीछे वाला ब्राउन वाला। बेटा पैसेज क्या है एयर का? एयर के इनहेलिंग का पैसेज जो है, उसका सीक्वेंस क्या है? नंबर एक पे क्या आएगा ये बोलो। जब हम श्वास लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला स्थान क्या रहता है, यानी वो क्रम क्या बनेगा जहां से हो होकर वायु गुजरेगी? नंबर एक पे कौन रहेगा? क्या नाम तुम्हारा? आगे आओ पहले तो, इतने पीछे बैठे हो, आगे आओ यहाँ पे। क्या नाम है? हिमांशु, क्या पढ़ रहे हो? प्रश्न समझ गए मेरा या नहीं समझे भी? पहले ये बताओ। हैं? प्रश्न नहीं समझे? प्रश्न मेरा ये है बेटा कि श्वास लेने की क्रिया होती है? हैं? होती है। तो उसमें वायु जाएगी हमारे शरीर के भीतर। तो वायु किस किस भाग से होकर गुजरेगी, वो क्रम सीक्वेंस में बताइए आप। सबसे पहले कहाँ जाएगी, दूसरे नंबर पे कहाँ, तीसरे पे कहाँ, चौथे पे कहाँ, पांचवे पे कहाँ? वो सीक्वेंस आपको क्रम से बतानी है। वो पीछे वाला बच्चा बताएगा। हाँ। नेक्स्ट। हाँ जी। पहले नोस्ट्रिल में। चलिए, नंबर एक पे आ गया नोस्ट्रिल। नेजल कैविटी। तीसरे नंबर पे ट्रैकिया। खड़े रहो। हम्म। नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फिर जो एक बार खड़ा हो चुका वो पीछे से नहीं बोलेगा, इसका मतलब उसे नहीं पता। आप बताओ। नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता कहाँ से आवाज आ रही है ना? रास्ता ही नहीं पता कहाँ से आवाज आ रही है। इधर से कौन कौन बताएगा, किसे किसे पता है? इतने जनों को पता है। 2 3 5, और इधर कितने को पता है? तुम्हें भी नहीं पता है? कितना पढ़ेगा? कल पढ़ाने से क्या तात्पर्य, इसी लेसन का हिस्सा है। हाँ? भाई ये लेसन आज हम समाप्त करने जा रहे हैं, तो हमें पता तो लगना चाहिए हम क्या सीख चुके हैं, या ऐसे ही बैठे हैं बने हुए। हाँ। हैं? अरे कहाँ से पूछे, पहले ही एलवीआई में पहुंचाएगी, पहले ही एलवीआई में चली जाएगी। हाँ। हाँ। फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया,
ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस है, टर्सरी ब्रोंकस होता है। हाँ, फिर एल्विलाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड 10 पे ये कह रही है एल्वियोलाई। किसी बच्चे को इसमें कोई करेक्शन करना है? ये आपका पैसेज होता है। ये पूरा आपका पैसेज जो यहाँ से चलता है। ये कौन है? नोस्ट्रेल, नेजल पैसेज है, और ये सो कॉल्ड नेजल चैम्बर। ये क्या आ गया? फेरिंग्स। अब ये आपकी ट्रेकिया है पूरी लंबाई में, इस पे रिंग बने हुए हैं, और यहीं पे क्या होता है? लैरिंग्स। फिर ट्रेकिया, ठीक, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्सरी ब्रोंकस। ये टर्सरी ब्रोंकस खत्म हुआ, फिर ये टर्मिनल ब्रोंकस, ये और ये एल्विन। हाँ, यही है। इसके बाद एल्विलाई के बाद, हाँ, है एल्विलाई के बाद क्या कह रहा? टिश्यू में जाएगी। बैठ जाओ, बैठिए। एल्विलाई के बाद है ब्लड, ब्लड के बाद है हार्ट, हार्ट के बाद फिर ब्लड, ब्लड के बाद है फिर टिश्यू। ठीक है ना? ये आपका पैसेज रहता है। इसे याद कर लो। ये लेसन समाप्त होने की करीब आ गया और अभी आपको ये पैसेज नहीं पता कि भाई हवा आपके फेफड़ों में भर कैसे रही है, कहाँ कहाँ से होके जा, इस पे क्वेश्चन आता है। ये सीक्वेंस अलट पलट देता है, वो आगे पीछे कर देता है ना? और फिर कोई से भी सीक्वेंस उठा के दे देता है और उसमें एक का डिसऑर्डर कर देता है और फिर पूछता है करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। तो ये सीक्वेंस आपको बेटा पता होनी चाहिए, है ना? चलिए, बैठो। हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, दो फेस होते हैं उसके। कौन कौन से? एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपीरेशन, है ना? ये दोनों, पहला प्रश्न तो ये है कि ये दोनों क्रियाएं कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल हो पाई? प्रेशर ग्रेडियंट, क्यों है? प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में किस किस का हाथ होता है? डायफ्राम, किस किस का हाथ होता है? नहीं पता? तो बेटा यही तो कमी है। किस किस का हाथ होता है? एक तो डायफ्राम बताया इन्होंने,
कल भी बताया था, ये कल रिपीट किया था मैंने क्वेश्चन, कल का रिपीटिशन है ये, कल मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। प्रेशर क्रिएट करने में कौन कौन हेल्प कर रहा है, यही तो पूछा है मैंने। डायफ्राम आ गया नीचे से, कल आया था ये क्वेश्चन। फिर रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम। अभी असली चीज तो रह गई, असली चीज तो रह गई क्या? नहीं, हाँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये रह गई है बेटा। तो दो मेन तो दो ही है, डायफ्राम एंड ये कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स, मेन तो ये दो ही है ना। बैठो, लंग्स के बीच में तो कैविटी बन गई है। हाँ, ये तो एक कैविटी चैम्बर बन गया है ना, थोड़ा की कैविटी बन गई, थोड़ा कैविटी में आके कौन फिट हो गए? लंग्स, बस। अब इधर स्टर्नम, इधर रिब्स, पीछे बैकबोन, यहाँ पेट की तरफ से डायफ्राम, लेकर डायफ्राम आ गया। अब एक कैविटी के अंदर, एक चैम्बर के अंदर बंद हो गए, लंग्स चैम्बर के अंदर क्या हो गए? बंद, खुले। बस अब ये कहां से है? बाहर से, नॉस्ट्रल से खुले। अब केवल ओपनिंग यहाँ पे है ना। अब बैलून की जैसे एक ही ओपनिंग रहेगी। अब बैलून में वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने से क्या चेंज होगा? प्रेशर। वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने से क्या होगा? प्रेशर। और जब प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो एयर फ्लो करेगी, तो एयर क्या करेगी? फ्लो। अब इसी से संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये तो मैंने बेसिक बता दिया तुम्हें, लेकिन वास्तव में क्या होता है जब आपको बताना। अभी इस बच्चे ने बता दिया कि भैया ये काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। इस बच्चे ने बताया कि क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। जैन खड़े हो जाओ। इंस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, कैसे होता है ये नहीं मैंने पूछा, क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं इंस्पिरेशन में। मैं कहूं ब्रीदिंग में हम इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को। एयर को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। कैसे इनहेल कर पाते हैं? इस बच्चे ने कहा प्रेशर ग्रेडियंट से, है ना। अब इनहेल करने में भीतर का जो प्रेशर है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? भीतर का प्रेशर ज्यादा होगा, कंफर्म कर लो क्या हो। इट इज ए बैलून। क्या है ये? बैलून। मुझे, चलो ये ओपनिंग भी, मुझे यहां से हवा इसके अंदर डालनी है, तो ये कब जा पाएगी? जब यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, है ना। कैसे? इसके कम होने में जो प्रक्रिया चलती है वो प्रारंभ कहां से होती है? सबसे पहले क्या होता है? पहले एनवायरमेंट में होती है। मेरा प्रश्न नहीं समझे आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। हम जब इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो इनहेल करने के लिए मुझे प्रेशर रिड्यूस करना है अपनी थोड़ा कैविटी का, है ना। तो उसे कम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ काम करने की, अपनी बॉडी के भीतर, थोड़ा कैविटी के भीतर। तो वो शुरुआत कहां से होती है बेटा, ये मेरा प्रश्न है। डायफ्राम से। क्या होता है डायफ्राम का? रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है? रिलैक्स होता है। फंस गई तू, फंस गई तू, है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा उसे? देखो, मैं अपने हाथ की शेप बना रहा हूं, आपको बताना है कौन सी उसकी कॉन्ट्रैक्शन शेप है, कौन सी उसकी रिलैक्सेशन शेप है। ये कौन सी शेप है बेटा उसकी? इधर है, कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? उससे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे फर्क पड़ेगा।
डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या प्रभाव पड़ेगा थोरैकिक कैविटी के वॉल्यूम पर या प्रेशर पर? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। अब बताओ तुम। फिर से अपने सवाल में अब अपने सवाल में फंस गई तुम। ये डायाफ्राम है बेटा। बैठ जाओ, अब तुम थक गई। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, थक गई अब। और कोई खड़ा हो दूसरा? कौन खड़ा होगा? कौन बताएगा? क्या होता है सबसे पहले? कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में, ये तो इसकी बात बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्शन करने से, और कॉन्ट्रैक्शन इसने बताया ही होगा, है ना? कॉन्ट्रैक्ट है। पहले एक बात सुन लो, आप कंफ्यूज तुम भी हो सारे। पहले एक बात सुन लो, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जैन, ठीक है इन बच्चों ने। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर। अब किसी चैम्बर का वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है? उसे अंदर दबाने से या बढ़ाने से, पुश करने से? कैसे बढ़ सकता है ये? इन दोनों में से कौन सी पोजीशन में बढ़ेगा? इस पोजीशन में या इस पोजीशन में? एक में या दो में? सेकंड। पक्का? थोरैकिक कैविटी का कॉन्सेप्ट बताया ना, या बताना पड़ेगा उसे भी? कल भी बताया था शायद मैंने एक डायग्राम, रफ सा डायग्राम बनाया था। ये बेटा कैविटी है आपकी, ये कैविटी है, ये रिब्स है, और ये डायफ्राम पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये लंग्स है। ये देख लो कि जब एक्सरे में लंग्स लिया जाता है तो ऐसे ही आएगा। तो कंट्रक्शन कैसे होगा डायफ्राम का? यूं या यूं? सच। और पहले क्या बताया था तुमने? ठीक है, आप समझ गए तुम अपनी गलती। ठीक है, उससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। कहां किसकी अपेक्षा घटेगा ये प्रेशर? बाहर वाले की, एटमॉस्फेरिक एयर की तरफ। एटमॉस्फेरिक, जिससे कि थोड़ा सा घटेगा। ये बहुत ऐसा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता चेंज, वरना फेफड़े फट जाएंगे, इतना तेजी से आएगी हवा, है ना? बहुत थोड़ा माइल्ड ये चेंज आता है, जिससे बाहर की हवा किसमें हो जाती है? बढ़ जाती है। हैं? अभी बढ़ जाती है एक ही एक्शन में? नहीं, एक एक्शन रह गया। एक एक्शन रह गया। पहला एक्शन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी दूसरे में? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखो, मैंने जो पूछा था आपसे सवाल जैन, ये पूछा था कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थोरैकिक कैविटी में क्या होगा? आपको जवाब ये देना था, एंटीरियर एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है बढ़ जाए। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा? रिब्स क्या आएंगी? रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाएंगे। जैसे किसी चीज यूं दबी हुई थी, आपने बाहर की तरफ कर दी। इससे क्या होगा? डोर्सो वेंट्रली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ाया डायफ्राम ने, डोर्सो वेंट्रली बढ़ाया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने। तो इन दोनों के टोटल थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और प्रेशर घटते ही बाहर की जो वायु जिसका प्रेशर ज्यादा है, तो भैया हवा तो हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम तक प्रेशर की तरफ भागेगी। तो ये वो 10 के 10 नाम जो मैंने लिखे हैं आपके, उनसे रास्ते से होते हुए आपके फेफड़ों में वायु क्या हो जाएगी? भर जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन, अंदर हवा भरना।
सांस लेना, है ना। अब आता है सांस छोड़ना, बहिर्श्वसन, एक्सपीरेशन। इसमें क्या होगा? लंग्स में प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा पहले की अपेक्षा। और ये प्रेशर कैसे होगा ज्यादा? ये जो चीज है इसे रिवर्स कर दो, जो हुआ है इसे क्या कर दो? रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। डायफ्राम को क्या कर दो? रिलैक्स। डायफ्राम को क्या कर दो? रिलैक्स कर दो। इंटरकोस्टल मसल्स को क्या कर दो? रिलैक्स कर दो। तो दोनों चीज छोड़ दी तो अंदर क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा, है। प्रेशर इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ते ही अंदर की हवा कम हो जाएगी और इससे क्या होगा? हवा फेफड़ों से बाहर। क्लियर? वो बच्ची, क्या नाम बेटा तुम्हारा? है सैलोनी। सलोनी बेटा ये बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार एवरेज ये सांस लेने की क्रिया कर लेता है? 72 टाइम। आपने मेरा प्रश्न समझ लिया? मैंने दिल नहीं पूछा कितना धड़कता है 1 मिनट से। आप आपने गलत समझ लिया मेरा प्रश्न, है ना। मैंने पूछा है 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार सांस ले लेता है? 12 से का है, 15 से 16 बार तो नहीं है, है? तो कितने बच्चों को पता है एग्जैक्ट फिगर? इतने बच्चों को एग्जैक्ट फिगर पता है? हाँ भाई, कितनी बार? 16 से 32 बार। और 12 से 16 है, तो वही तो कहा उसने। सही है इसकी बात? बैठ जाओ। सही है, आपकी बात सही है ना। 12 से 16 बार ही एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में क्या करता है? सांस। ठीक है भाई। क्वेश्चन फॉर यू, सांस लेने की क्रिया में एक स्वस्थ व्यक्ति का डायफ्राम कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है? मैंने किसी को नहीं पढ़ाया है ये सवाल, लेकिन मुझे पता है सब सही जवाब देंगे। मैंने किसी को नहीं ये सवाल पढ़ाया, लेकिन मुझे पता है उसका जवाब सही देंगे। अच्छा, ईमानदारी से इस बच्चे को बताओ कितनों को पता है इसका जवाब, हाथ खड़े करो। देख लो कितने बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, और जबकि किसी को नहीं बताया मैंने। चल भाई, इसके पड़ोस वाला ही बता दे। 12 से 16 बार 1 मिनट में। अभी तुमसे उससे पहले मैंने सांस लेने की क्रिया बताई ना। क्या बताया था? कि भैया ये होगा और ये होगा डायफ्राम में। तो 1 मिनट में कितनी बार होगा ये? कितनी बार सांस लेगा? कितनी बार होगा? 12 से 16, है ना। हिमांशु है तुम्हारा नाम? चंचल। हिमांशु चंचल। हिमांशु चंचल दो हैं क्या हिमांशु? बेटा हिमांशु, थोड़ा सा प्रेजेंट होके रहा करो कक्षा में, ऐसे कैसे चलेगा? फिजिक्स समझ में आती है? हैं? आती है। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आती बस, हैं? बायोलॉजी नहीं आ रही होगी। बैठो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो जो पढ़ रही। ठीक बात है, 12 से 16। देखो भाई, जितनी बार हम सांस ले रहे हैं उतनी बार तो डायफ्राम को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब चाहे वो कोस्टल मसल्स को पूछ ले कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ेगा, है ना।
जवाब यही आएगा। जवाब क्या आएगा? यही आएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? 1 मिनट में कितनी हवा अंदर ले लेते हो तुम और बाहर की सामान्य? 6000 ml। बस, एग्जैक्ट है 6000। 6000 से 8000 ml। 6000 से 8000 ml हवा हम एक बार में क्या कर लेते हैं? फेंक देते हैं या अंदर ले लेते हैं। बैठ, ठीक है। देर लगाई लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इतनी देर में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, है ना? टाइम का टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना है ना, कि टाइम बाउंडिंग के अंदर हम सही आंसर निकाल लें प्रश्न का। 1 मिनट में इस बच्चे ने बताया कि हम 6000 से 8000 ml वायु को अंदर ले सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। ठीक। अब बेटा ये बताओ मुझे, कितने सेकंड लगते हैं? कितने सेकंड लगते हैं एक इंस्पिरेशन में और एक एक्सपिरेशन में? अगर आप 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं तो 1 सेकंड में कितनी बार ले रहे हो? एक सांस लेने में कितना टाइम लगा है? 1 सेकंड। कैसा मैथमेटिक्स हो गया तुम्हारा बेटा? 60 सेकंड में तू 12 बार ही सांस ले पा रहा है। 60 सेकंड में कितनी बार सांस ले पा रहा है? 12 बार। समझ गया मेरा सवाल? समझे नहीं? 60 सेकंड में कितनी बार ले पा रहे हो? 1 मिनट में 12 से 16 बार लेते हैं ना। अब पहले 12 को पकड़ो, 16 को बाद में पकड़ लेंगे। तो यानी 60 सेकंड में कितनी बार ले रहे हो? 5 बार। 60 सेकंड में 5 बार, 60 सेकंड में 12 बार। 12 बार ले रहे हो 60 सेकंड में, तो एक बार कितने सेकंड लगेंगे? 60 को 12 से ही तो डिवाइड करोगे, तो 12 पंजे, तो एक बार में कितना समय आया? 5 सेकंड, है ना? क्या आया? तो इसका आंसर बनेगा 5 या 5 से कम सेकंड। मैंने बता दिया 5 या 5। बायोलॉजी में ऐसे नहीं आता है, फिजिक्स की तरह नहीं बता सकता। वहां पे तो इस तरह ही आएंगे, 5 या 5 से कम एक बार सांस में। ठीक है? ये कैलकुलेशन मैं क्यों निकलवा रहा हूं तुम्हारे से? भैया तैयार रहो चेंज क्वेश्चन के लिए। जरूरी नहीं कि यही उसी पे बेस क्वेश्चन बनेगा जो आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा चेंज भी बन सकता है। इसलिए अपने दिमाग को इधर भी पहुंचा, सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई पढ़ा दिया, उसे को रिलेट करो वहां से जहां से सवाल आ गया। ठीक है ना? बैठ जाओ। टाइटल बोल दी, तू बता देगा, तुमने अभी बताया है। ये बच्ची खड़ी होगी बीच वाली, क्या नाम तेरा? गुंजन। गुंजन बेटा ये बताओ, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वैल्यू बता दो सब, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू। क्या हो रहा है बच्चों को? कितने बच्चों को पता है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है?
आपको पता है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? हाँ जी, ये बताओ, किसने ये बताया है? 500 ml तो इसकी वैल्यू है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 500। और होता क्या है? हैं? होता क्या है? होता क्या है ये? हैं? हाँ, डेफिनेशन ही होता क्या है, मतलब डेफिनेशन। एक सामान्य श्वास में कोई व्यक्ति जितनी वायु इंस्पिराई है अंतःश्वसित करता है या बहिःश्वसन करता है, वो उसका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और इसका मान 500 एम, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना होता है? 500 ml होता है। बैठिए, अगला सवाल। कौन सा वॉल्यूम ह्यूमन बीइंग में सर्वाधिक होता है? किस वॉल्यूम का मान सर्वाधिक होता है? मैक्सिमम कौन सा सबसे ज्यादा होता है? कौन से वॉल्यूम की कौन सा वॉल्यूम ज्यादा? कैपेसिटी नहीं मैंने पूछा, वॉल्यूम पूछा है। हाँ, IRV क्या होता है? IRV कितना होता है? 2500 से 3000 ml, है ना? ये वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। सबसे कम कौन सा होता है? टीवी। सबसे कम कौन सा होता है? टीवी है। जैन दिमाग को ठंडा हुआ है। ये बच्ची खड़ी होगी जैन के बराबर में वाली। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल इन 1 minute। सवाल नहीं पढ़ा ध्यान से। क्या बताया मैंने? मैंने सवाल को घुमाया है। 1 मिनट में, 1 मिनट शब्द लगाया मैंने, एक बार नहीं कहा मैंने। 1 मिनट में, और फिर पहले तो यहां घुमाया, फिर एक जगह और घुमाया। कितनी वायु का आयतन हम अंतःश्वसित करते हैं और बहिःश्वसित करते हैं? हाँ जी, 6000 टू 8000। ट्विस्ट, एक ट्विस्ट था, वो नहीं पकड़ा। इनहेल या एक्सहेल नहीं कहा मैंने, इनहेल और एक्सहेल कहा मैंने। एक बार में कितनी निकालते हो और एक बार में कितने अंदर लेते हो, तो टोटल कितनी हो गई? तो ये नहीं बनेगी ये वैल्यू। देखो सवाल को पकड़, सवाल ही तो पकड़ना है। इनहेल प्लस एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल नहीं कहा मैंने, मैंने प्लस बनाया, उसे टाइडल वॉल्यूम बनाया नहीं मैंने। टाइडल वॉल्यूम तो है, वो निकलेगा तो वहीं से, यूनिट तो वहीं से आएगी, लेकिन मैंने वहां पे और शब्द है। भाई आप एक बार में कितनी सांस अंदर लेते हैं या कितनी सांस बाहर फेंकते हैं? एक बार में, एक बार में कितनी है? 500। 1 मिनट में ये काम कितनी बार कर रहे हैं आप? 12 से 16 बार। अगर 12 बार कर रहे हैं तो 12 पंजे 60, 6000 ml क्या ले रहे हैं अंदर, और 6000 बाहर भी तो फेंक रहे हो, तो दोनों का योग कितना हो गया? अगर टोटल पूछ रहा है वो, ये सवाल किसी परिभाषा का नहीं है बेटा। कभी सोचो कि टाइडल वॉल्यूम की परिभाषा के साथ इसे जोड़ दें, उसके साथ नहीं जुड़ेगा ये अलग है। समझ गए ना बात? तो चलो ध्यान रखा करो, ये केवल
तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए पूछे जा रहे हैं सवाल, कहाँ दिमाग से सवाल कितना ध्यान से सुनते हो या नहीं सुनते हो। घबरा मत, बिल्कुल मत घबराओ। जो बच्चा कॉन्फिडेंस रखेगा वही जवाब देगा। लो तुम्हारी हिंट के लिए ये लो, ये एक वॉल्यूम ये रहा, एक वॉल्यूम ये रहा, एक वॉल्यूम ये रहा, ये चारों वॉल्यूम बताने हैं। समझ में आ गया ना। ये कौन है, टीवी। ये इसे आईआरवी, इसे और इसे, ठीक है ना। आरवी और ईआरवी मिलके कौन सी कैपेसिटी बना। गुड, यही तो चाहिए हमें। हैं? क्या बनाते हैं बेटा, एफ आर सी। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ध्यान रखना है। बैठ, चलो कैपेसिटी बहुत होगी, अब तुम्हारा दिमाग बहुत घूम गया कैपेसिटी में। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में दो, ट्रांसपोर्ट करना है और एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन केचवे की स्किन पे होता है, अर्थवन की स्किन पे होता है डिफ्यूजन, है ना। और फ्रॉग की भी स्किन पे होता है, होता है बेटा। हमारे कहाँ होता है डिफ्यूजन, है। हम हमारे बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ होता है गैसेस का, देखो केचवे में होता है, फ्रॉग में होता है, ये मैंने तुम्हें घुमाने के लिए बता सकता हूँ, हैं। क्या बताइए, वेरी गुड। एल्वेलाई की सरफेस पे, एल्वेलाई सरफेस पे, वेरी गुड, वही होता है ना। हम में तो वही होता है, लंग्स में ही होता है। अब जरा अगला सवाल इससे जो, ये जो डिफ्यूजन होगा यानी गैस एक में जाएगी, बाहर कुछ बाहर आएगी, अंदर जाएगी कुछ बाहर जाएगी, है ना। ये जो डिफ्यूजन है यानी किस पे डिपेंड है, तीन चीजों पे डिपेंड, किस किस पे, प्रेशर ऑफ गैसेस पर, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस पर, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ठीक है, बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, है ना। कौन कौन सी गैसें एक्सचेंज होती हैं बेटा, ऑक्सीजन एंड सीओ, ये एक्सचेंज हो रही है। अभी नहीं, अभी नहीं, इतना आसान सवाल थोड़ा ना पूछूंगा तुम्हारे से। कभी सोच रहे हो कि जान बच गई, इतना साल सवाल पूछा समझ। बिल्कुल सही बात। इन बच्ची ने कहा कि भाई तीन चीजें हैं, क्या क्या। सबसे पहला है प्रेशर, तो बात प्रेशर की करो। पहली बात किसकी कर लेते हैं, प्रेशर की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, वो घटेगा तो कंसंट्रेशन, है ना बेटा। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रेशर ग्रेडियंट हो, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट होने का मतलब प्रेशर में डिफरेंस हो, है ना। खाली PO2 की बात करते हैं, अभी CO2 की बात नहीं करें, इसकी बात कर रहे हैं, PO। क्या है PO2, इसकी डेफिनेशन बतानी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है भाई, बाहर से तो हमें एयर ही ले रहे हैं ना, वहां से फिल्टर होके वायु तो नहीं आ रही, मतलब O2 तो नहीं आ रही, नाइट्रोजन भी आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है,
CO2 भी आ रही है। तीनों तीनों गैसें हैं तो तीनों का प्रेशर सम्मिलित होगा। उनमें से ऑक्सीजन कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है इंडिविजुअली उस मिक्सचर में, दैट इज PO2। अगर मैं पूछूं तो PO2 क्या है, तो आपको बताना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इन एयर इज कॉल्ड PO। CO2 का पूछूं PCO। यानी जो इंडिविजुअल कोई गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किसी मिक्सचर में, दैट इज देयर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वातावरण। फिर उसके बाद एल्वेलाई है, एल्वेलाई के बाद मसल्स है। ठीक है, केवल PO2 की बात कर रहा हूं। एटमॉस्फेयर में कितना है, 159 मिलीमीटर Hg। वेरी गुड। एल्वेलाई में कितना है, 104 मिलीमीटर Hg। अच्छा, एक मिनट, ये भी लिख लो आपका 90 95, हाँ, 95 millimeter of Hg and in muscles 40 millimeter of Hg। बिल्कुल ठीक, बैठ जाओ। CO2 की भी बात करनी है मुझे। CO2 का कौन बताएगा इन सब में, इतने बच्चे बताएंगे, बताएंगे। हाँ, एटमॉस्फेयर में 0.3 मिलीमीटर Hg। चलो एल्वेलाई में 40 मिलीमीटर Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 मिलीमीटर Hg। मसल्स में 45 मिलीमीटर Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिमाग लगाना है, कहां से निकलेगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मसल से ही तो जाएगा। तो 45 मिलीमीटर ऑफ Hg कितना होगा, 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। कल मैंने एक डायग्राम बनाया था लंग्स, हार्ट और उसके साथ, है ना, तो उसी से सवाल पूछा है। बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ। कल कितने बच्चे आए थे, हाथ खड़ा कर, इनसे एक सवाल तो बन ही जाए। बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन, किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, CO2 की, पक्का। अब जब ज्यादा है तो कितने टाइम ज्यादा है ये भी पता होना चाहिए आपको, 25 टाइम्स मोर, है ना। तो कौन घुलेगी ब्लड में ज्यादा, CO2 घुलेगी। अगर हम प्रेशर के डिफरेंस के साथ देख, ठीक है ना। प्रेशर जो ग्रेडियंट है, ऑक्सीजन का प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट क्या बता रहा है, ऑक्सीजन का प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट किस चीज के लिए फायदेमंद। देखो कितनी साइड है डिफ्यूजन की, 2 साइड है। एक्सचेंज की कितनी साइड है, 2। नंबर 1 एल्वेलाई, नंबर 2 टिश्यू। ठीक है, एल्वेलाई में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इन O2 आउट। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने पूछा है, तो आप कहेंगे फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यूज, ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है, प्रेशर ग्रेडियंट है उसके फेवर में, और फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तीसरी चीज क्या रहेगी, मेम्ब्रेन। कितने लेयर होते हैं हमारी मेम्ब्रेन,
हाँ ठीक है, तीन है, तीन लेयर होती है। अच्छा नाम बताएगा कोई उनके? एक दो, हाँ तू बता। एंडोथीलिया। हाँ ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम है, एल्वेलाई की स्क्वेमस एपिथीलियम है, और उनके बीच में कौन है? बेसमेंट मटेरियल। बेसमेंट मटेरियल। वो बेसमेंट मटेरियल एक तरफ सपोर्ट कर रहा है स्क्वेमस एपिथेलियम को, और एक तरफ सपोर्ट कर रहा है एंडोथेलियम। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। चलिए, यहां तक की बातें सब बच्चों को अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं सुन इसलिए ज्यादा रहा हूं आज आपसे, क्योंकि अब इसका हिस्सा जो मुझे पढ़ाना है वो थोड़ा ही रह गया है ना। और ये लेक्चर में इसलिए पता लग जाए कि भाई आपने कितना याद किया। अच्छा चलो एक चीज और बता दो, जब यहां तक पहुंच ही गए, प्रेशर तक पहुंच गए ना, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली किसके द्वारा हो रहा है? जैन, दोबारा से तुम्हारा नंबर आ गया। हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का? भाई बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को ले रहा है, अपने भीतर समा रहा है, कितने परसेंट होता है ऐसे एक्सचेंज है? 97%। तो 3% किसके द्वारा है? ब्लड प्लाज्मा में घूमते हैं। 97% हीमोग्लोबिन के। चलिए बहुत अच्छी बात। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है, मेड अप ऑफ आयरन, बस। आयरन और प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन से मिलके बना। इसमें कौन बाइंड होगी? हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को बाइंड करेगा। तो हीमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स को? चार। पक्का? सर ठीक, बैठ गए। इतना ही था तुम्हारा। हीमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल चार मोलिक्यूल्स को कंबाइन कर सके, इस कंडीशन, ये होने के लिए क्या क्या कंडीशंस इसको अफेक्ट कर सकती है? पार्शियल प्रेशर किसका है? पार्शियल प्रेशर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का है? ऑक्सीजन। हाँ, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तीसरा टेम्परेचर। तीसरा टेम्परेचर। बैठो। ये बच्चा खड़ा होगा। ये बात सुन ली इसने क्या कही थी? अब बेटा एल्वेलाई में ऐसा क्या हो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए? इन कंडीशन में से क्या क्या कंडीशन, क्या क्या कैसी कैसी होनी चाहिए? PO2 क्या होना चाहिए है? कम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। एल्वेलाई में होता ही कम है ना? सबसे ज्यादा तो मसल्स में होता है, एल्वेलाई में तो सबसे कम होता है, या सेकंड लास्ट कम तो होता ही है ना? चलो बिल्कुल ठीक, बात मान ली तुम्हारे हिसाब से। नंबर दो, PO2 का प्रेशर अगर कम होगा तो हवा को कहां लेके भागेगा? वो बाहर या अंदर की साइड? पहले तो ये बता दो मुझे। ना? अंदर की साइड आए। PO2 अगर ब्लड से कम हो जाएगा।
अभी इस बच्ची ने सारे प्रेशर बताए थे ना, एल्वेलाई में कितना बताया था पहले बताओ, हैं एल्वेलाई में? हाँ जी वही है, 150 समथिंग। पहली बात तो फिगर 159 है वो, लेकिन वो एल्वेलाई की नहीं है। किसकी है वो? एटमोस्फेयर। एल्वेलाई की कितनी बताई थी? 95 एल्वेलाई की बताई थी। क्या हो गया तुम्हें? थक गया दिमाग तेरा, बैठ जा। कितना? 104। हाँ 104 कम है ज्यादा है? 159, 104, 95, 40। कम है, 104 कम है। अंदर शरीर के भीतर अगर मैं पूछूं, एयर का प्रेशर सबसे ज्यादा, PO2 का प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ है शरीर के भीतर? तो कहाँ है? एल्वेलाई में है। तू कह रहा कम, तुम तो उल्टा बोल रहे हो, है ना? उल्टा बोल रहा है ना? तू बताएगी, ये बच्ची बताएगी। PO2 बेटा क्या होना चाहिए एल्वेलाई में? ज्यादा होना चाहिए। एच आयन टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब जाके बाइंडिंग बढ़िया होगी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, है ना? देखो, हमारे पास जवाब होते हैं, अगर तुम इधर उधर दिमाग में लगाओ ना। मैंने इसीलिए कहता हूँ ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाओ, जो आंकड़े तुमने पढ़े उन्हें एक बार ध्यान से देख लो, तो समझ में आ जाएगी बात। कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। भाई आंकड़े देख लो, उन्हें उन पे कैलकुलेशन कर लो यार। 159 बाहर है, 104 है, 100, फिर 95 है, फिर तो हमने पूछा कहाँ कितना होना चाहिए? भीतर ही तो एक्सचेंज हो रहा है, भीतर ही तो बाइंडिंग हो रही है, बाइंडिंग बाहर थोड़ा ना हो रही है, एटमोस्फेयर की बाइंडिंग थोड़ा ना हो रही है। वो तो एक्सचेंज में कर दिया काम। अब बाइंडिंग में तो ये प्रेशर काम करेगा कि नहीं करेगा? चलो बैठो, तुम बैठ जाओ। हाँ, तुम क्या बताना चाह रहे बताओ? हैं? नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रहा, खड़े हो जाओ तुम्हारे से, जब तुम खड़े हो गए तुम बता दो। मैं तो कुछ और पूछ रहा था बेटी। टिश्यू के अंदर क्या कंडीशन होती है इनकी, इन तीनों की? हैं? हाँ, टिश्यू में, टिश्यू के भीतर PCO2 लो होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है PCO2? अभी तो तूने पीसीओ, पहले PCO2 पे आ जा, या तो O2 पे आ जा या CO2 पे आ जा। अब तो CO2 की बात कर रहा है, CO2 की कर ले। PCO2 सबसे ज्यादा कहाँ होता है हमारे शरीर में? जैसे वो फंसा था ना, ऐसे तू फंस गया। वो O2 में फंसा था, तो CO2 में फंस गया, है ना? अच्छा कितने कितने होते हैं PCO2, गिनवा तो दो। मैंने क्या कहा था? इधर उधर मत देखना, आंकड़े एक बार अपने दिमाग में मैनिपुलेट कर लेना। PCO2 के आंकड़े कहाँ कहाँ से चले, कितने कितने होते हैं बताओ? ऊपर से चलना चाह रहे हैं, एटमोस्फेयर से चलने चाहे, कितना है एटमोस्फेयर में, कितना PCO2 है? नहीं याद है? 104, 104 CO2 का। याद नहीं है आंकड़े तुम्हें, चलो बैठ जाओ। कंडीशन रिवर्स हो जाती है यहाँ। कंडीशन क्या हो जाती है? रिवर्स। अब मैंने कहा था कि रिवर्स गेयर लगा दो, जो यहाँ ज्यादा है वो यहाँ क्या हो जाएगा? कम। ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये कम है तो? ये कम है तो? यही तो बताया था। रिवर्स कर तो है। कहाँ बता रहे थे आप तो PCO2 में घुसते थे। वहीं फंस गया था, मैंने समझ गया था जैसे ही तूने PCO2 का नाम लिया, मैंने कहा ये गया फंस। है ना? चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है ना? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में क्या चीज है? HB से भी होगा। कितना हो, कितने परसेंट होगा? है 20 से 25।
25%। जब यहां होगा तब हम वो वाली कंडीशन लगाएंगे जो लगाते PCO2 वाली, जो तुम घूम रहे थे, है ना। चलो सेकंड क्लास में है, सेकंड सब क्लास में सेकंड सेकंड नंबर पे प्लाज्मा कितने परसेंट? 7%। और बाइकार्बोनेट के रूप में 7। अब बाइकार्बोनेट आ जाओ, बाकी उसको छोड़ो। बाइकार्बोनेट के रूप में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, है ना। ये कहाँ पाया जाता है एंजाइम? कितने बच्चों को पता है कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? आरबीसी में और प्लाज्मा में। ज्यादा है आरबीसी में, कुछ है प्लाज्मा, है ना। ये बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का पूरा बायोकेमिस्ट्री मैंने यहां लिखा है ना, एक इक्वेशन के रूप में। ये वाली कंडीशन बेटा कहाँ होती? वेदर इट इज इन टिश्यू और इन एल्वेलाई, किसमें होती है? हैं? कितने बच्चे इसकी बात को सही मान रहे हैं कि टिश्यू में होगी? कोई भी नहीं मान रहा। लेकिन भाई बात तो इसकी सही है, अगर तुम नहीं मान रहे तो अपना करेक्शन करो। टिश्यू में यही होगा, टिश्यू में यही होगा। एल्वेलाई में ये हो जाएगा, टूट जाएगा ये वापस। लेकिन टिश्यू से ब्लड में जाने में इस रूप में परिवहन होगा, ये जाके एल्वेलाई में जाएगी तभी तो टूटेगा H2CO2 में, है। ये बात कर लेना, अगर दिमाग में निकल गई है तो बैठ जाओ। वो एक महत्वपूर्ण बात रह गई, ऑक्सीजन और उसके कॉम्बिनेशन की, है ना। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और PO2 के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे, है ना, तो कैसा ग्राफ आता है? सिग्मोइड ग्राफ, सिग्मोइड ग्राफ। ठीक है, अब केवल हाथ खुला करेंगे। इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम क्या है? दो बच्चों ने हाथ खड़े किए, तीन ने। हाँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। क्लियर? हाँ, ये किसमें हेल्प करेगा, क्या बताता है ये? इस ग्राफ की वजह से क्या जानकारी हमें मिल जाती है, ये कौन बताएगा? एक बच्ची केवल। इस ग्राफ की वजह से हमें क्या जानकारी मिल जाती है? एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया है बस। हाँ बेटा बता दो। अच्छा तूने भी किया? जैन, जैन बताएगी इस बार। हैं? हाँ, फुल फीस ज्यादा होगा, पहले बहुत जल्दी बाइंड करके फिर एक टाइम पे आपको स्टेबल हो जाएगी। अभी क्वेश्चन को हम पूरा करने से देखो, मैंने पूछा था कि इसका महत्व क्या है, इसका का महत्व ये है
कि ये हमें उस प्रभाव को बता देता है कि हाइड्रोजन आयन के कम या ज्यादा होने से, टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने से, PO2 के कम या ज्यादा होने से उसकी एफिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने और उससे अलग होने का क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्टडी में हेल्प कर। ठीक है ना, क्लियर? चलिए भाई, यहां तक हो गया बात। अब क्या रह गया है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एंड हमारे पास उस हिसाब से वेरी गुड। हम यानी ह्यूमन बीइंग में अच्छी एबिलिटी है, जो हमारी रेस्पिरेशन रेम है, जो हमारी टिश्यू की आवश्यकता के मुताबिक है, उसे हम मेंटेन एंड मॉडरेट कर सकते है ना, मेंटेन और मॉडरेट कर सके, ये एबिलिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। अपनी रेस्पिरेशन लाइन को, लय को, जो हमारी श्वसन की लय, इसे नियंत्रित करने, इसे संशोधित करने की एबिलिटी होती है। क्लियर? ह्यूमन बीइंग किसके द्वारा होती है? इसे करता है हमारा न्यूरल सिस्टम। कौन करता है बेटा? न्यूरल सिस्टम, इसे हमारा न्यूरल सिस्टम करता है बेटा, है ना, यानी न्यूरल सिस्टम कैसे करता है? न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें एक जगह होती है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होती है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा में बेटा एक स्पेशलाइज सेंटर होता है, जो इस रेस्पिरेशन की जो रेम है, जो रिदम है, जो रैम है, इसे नियंत्रित करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। और उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहाँ है ये? मेडुला में। कहाँ है बेटा ये? मेडुला में। ये इसमें है पावर हमारे रेगुलेट करने की। इसके साथ साथ मेडुला ऑब्लंगेटा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो पोन्स का एरिया आ जाता है, पोन्स शुरू हो जाते हैं, है ना, पोन्स है। तो वहां पर भी एक सेंटर है, वहां पर भी क्या है? एक सेंटर है। इस सेंटर का नाम क्या है? न्यूमो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है ये? पोन्स के पास। ये क्या करता है? इसमें पावर है जो हमारा RRC है, इसे मॉडरेट करने की, संशोधित करने की। अगर भाई इसमें कोई मॉडरेशन किया जा सके, संशोधन किया जा सके इसकी एक्टिविटी, कैसे करता है? न्यूरल मैसेज भेज के, क्योंकि न्यूरल है तो क्या भेजेगा? न्यूरल मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा? न्यूरल मैसेज भेजेगा। क्या होगा न्यूरल मैसेज भेज के? न्यूरल जब ये मैसेज भेजता है तो ये डिक्रीज कर देता है किसे? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीज करने से जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो भी चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, रेस्पिरेटरी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से प्रभावित करता है। आई बात समझ में? नहीं?
न्यूरल मैसेज के द्वारा जब ये न्यूरल मैसेज भेजेगा, इसके मैसेज भेजने से क्या होगा, हैं, डिक्रीज हो जाएगा। और इंस्पिरेशन रेट डिक्रीज होने से जो हमारा रेस्पिरेटरी वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पहले से, है ना, चेंज हो जाएगा। और वो चेंज हुआ तो यही तो प्रभाव डाल दिया उसने, यही तो चेंज कर दिया उसने, है। दो चीजें हो गई, कौन कौन से सेंटर हो गए, आरआरसी हो गया और न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया। अब बेटा जो हमारा आरआरसी है, इसके पास ही एक और एरिया है जो कीमो सेंसिटिव, क्या है, बहुत सा कीमो सेंसिटिव एरिया है इसके पास। किस चीज के लिए कीमो सेंसिटिव है ये, दो चीजों के लिए कीमो सेंसिटिव है ये, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कीमो सेंसिटिव सेंटर किसके के लिए है ये बेटा, CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे ही इनकी मात्रा बढ़ेगी, जैसे ही क्या करेगी, इनकी मात्रा बढ़ेगी, ये क्या करेगा, ये कहेगा भैया कुछ कर, ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ चेंज ला, ऐसा कुछ रिदम में अपनी कुछ भी कर कि भैया ये रिड्यूस हो जाए जल्द से जल्द, ये जो बढ़ गए हैं ये क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, है ना। कौन कर रहा है काम, कीमो सेंसिटिव। और आप देखें तीनों पास पास है ये, अगर ब्रेन में देखेंगे तो तीनों क्या है ये बेटा, पास पास हैं। ये मेडुला ओब्लेंगेटा है आपका, यहीं पर कोन एरिया शुरू हो जाता है आपका, है ना। और यहीं पर जो आपका सेंटर है इसी के पास ये कीमो सेंसिटिव सेंटर भी है, ठीक है ना, ये तीनों पास पास। इन तीन बातों के अलावा रिसेप्टर्स भी हो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स कहां होते हैं, महाधमनी चाप में, ओरोटिक, एरोटिक आर्च में, दूसरा ग्रीवा आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी में ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के बढ़ने को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद क्या कर देते हैं, ये भी अलर्ट कर देते हैं कि भैया कुछ करो, कुछ करो, इनकी मात्रा आपके ब्लड में ना बढ़े। तो मोटे तौर पे बेटा कहने का अभिप्राय ये, इस पूरी की पूरी क्रिया में जो कंट्रोलिंग है आपकी रेस्पिरेटरी, बेटा सीधा बैठ जा एक, और तू भी सीधा हो, जब तो तुम सवाल के जवाब नहीं दे पाते। मंशु बेटा आपके तो पेरेंट्स से मिलना चाहिए, है ना, कि भेज क्यों रहे इस बच्चे को यहाँ। चलो अपने पेरेंट्स को कॉल करना, आप हमसे मिलवाना। लेक्चर के बीच में बोल रहे हैं, जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो पता ही नहीं जाते आपसे, और बातें करने में लगे उसके। अभी तेरे पिताजी को भी कॉल करूंगा, पूछूंगा क्या कर रहा है ये। अपना उद्देश्य भूल जाते हो, क्यों आए हो ना। तो ऑक्सीजन का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस इस क्रिया में नहीं है, रिदम को बनाने में, रेस्पिरेटरी, है ना, जो रिदम कंट्रोलिंग है इसे करने में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। मेनली आपने रोल देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का आ रहा है? और बाकी ये सब चीजें, ठीक है। अब भैया आपके शरीर में कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा यानी कि दमा। क्या होता है, आपकी
ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स ये सूज जाती है, और जब सूज जाती है, जब सांस लेते हो गर्मी साउंड होती है, साउंड के साथ सांस आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ये एक एबनॉर्मलिटी, एक तरह की एलर्जी है, एलर्जिक है मोस्टली, है ना, जिसे कहते हैं अस्थमा। दूसरा है ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा। हिंदी वाली में ब्रोंकाइटिस दे रखा है क्या, कुछ बच्चों, है ना, ये इसमें गड़बड़ कर रखी है, हिंदी में तो ब्रोंकाइटिस दे दिया, अंग्रेजी में ब्रोंकाइटिस नहीं दिया, तो उसे मैं बता रहा हूँ, है ना, मैंने कवर कर लिया उसे कि बता दूं ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है भाई, ब्रोंकियोल में सूजन आ गई, ब्रोंकस में सूजन आ गया आपके, तो आपको ब्रोंकस में सूजन आने से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत, ये है ब्रोंकाइटिस। ठीक है। तीसरा है एम्फाइसीमा, ये क्रॉनिक है। एम्फाइसीमा क्या है, एक क्रॉनिक डिजीज है ये। इसमें क्या होता है, जो आपकी एल्वुलाई है, क्या है एल्वुलाई, किसकी साइट है, डिफ्यूजन की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट, वो डिस्ट्रॉय हो जाती, नष्ट होने लगती है, और उसके नष्ट होने से एक्सचेंज होगा नहीं, प्रॉपर प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा। और इसका मेनली जानते कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, इसके कारण से ये व्याधि जो है ज्यादा पनपती है लोगों के बीच में। अब तो केवल जेंट्स सिगरेट पीते हैं ज्यादातर, पहले तो महिलाएं भी थी इसमें, है ना, तंबाकू तो मित्र सारा कराने से भी, हाँ बीड़ी, सचे हुक्का भी, हाँ, भाई, है ना, सब होता था। तो पहले तो दोनों को प्रॉब्लम होती थी, अब केवल जेंट, अच्छा जेंट्स में भी क्या है बेटा, जेंट्स इसलिए नहीं पीते कि उन्हें कोई शौक है या उन्हें कोई आदत है, इसका 90%, केवल 90% कारण जो है आर्टिफिशियल है। क्या है, आर्टिफिशियल। पहले तो जो, अभी तो उनपे बैन लग गया, क्या नाम, एड पे, मर्दों की पहली पसंद रेड एंड वाइट, है ना, इस तरह के ऐड आते थे, मतलब जो जो सिगरेट नहीं पीता यानी इसका मतलब वो मर्द नहीं है, इस तरह के ऐड आते थे। तो भैया सरकार ने कहा, तो आजकल भी यही है, अबे बच्चों के बीच में जब रहता है, अपने सर्कल के बीच में, वहां से ज्यादा सीखता है, घर से नहीं सीखता, घर वाले नहीं पीते उसके, लेकिन फ्रेंड में जाता है तो भूल जाता है, अबे क्या सिगरेट नहीं पीता, साले वो क्या पीता है, और क्या जिंदगी है, और क्या जिंदगी है, ऊपर वाले ने ये बनाई है पीने के लिए बनाई है, अच्छा जहर भी पीने के लिए बनाया, उसे क्यों नहीं पीता सबसे पहले, केवल सिगरेट ही क्यों पी रहा है ना, भाई जहर भी तो पीने के लिए बनाया है, केवल सिगरेट ही बनाई पीने के लिए, जहर भी पीने के लिए, अगर सिगरेट पी रहा तो पहले जहर पी, तो ये जहर पीना ही है, ये क्या है, बोस्टिंग के लिए, सेकी बहारने के लिए ज्यादा पी जा रही है, सेकी बधारने के लिए, हाँ वो उसे ही कहते हैं शेकी बधारना, बोस्टिंग के लिए, सिगरेट पी रहा है भाई ये, अच्छा, और जबकि जब ये हॉस्पिटलाइज होता है तो 10 को कहता है जिंदगी में और सब काम कर लेना, सिगरेट की तरफ ना चला जाइए, मैं कहा साले अकल आएगी तो आखिरी टाइम में आई, पहले आ जा, तो बच जाती औरों की जिंदगी। एक होता है बेटा ऑक्यूपेशनल, है ना, जहां पर कोई व्यक्ति कार्य करता है और ऐसी जगह कार्य करता है जहां पर डस्टिंग का काम ज्यादा, डस्टिंग का काम कहाँ ज्यादा होता है, माइंस में होता है, जहां पत्थर वत्थर कूटते हैं वहां होता है, जब बुरादा बुरादा का कार्य चलता है, स्टोन डस्टिंग वगैरह, स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती है, वहां पर ये कार्य होता है। इसमें होता क्या है कि इतनी डस्ट वहां पर ज्यादा होती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने से मना कर देता है, इम्यून सिस्टम भी फेल हो जाता है, और जब हम इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तब फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, फाइब्रोसिस, रेसा बनना शुरू हो जाता है, और फाइब्रोसिस में कैड़ापन आ जाएगा, और कैड़ापन आने के बाद स्थिति जो है विकट होती चली जाए, इसलिए उन्हें क्या लगाना चाहिए, मास्क। ऐसे एरिया में रहने वालों को, काम करने वालों को क्या लगाना चाहिए, मास्क। कोई कोई तो घर ही बना लेता है ऐसी जगह पर, क्या लगाओ, मास्क। आजकल तो घरों में काम चलता है, वहां पे भी बहुत डस्टिंग आ जाती है,
तो मास्क लगा लो, कहते हैं उनका काम चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका समाप्त होता है। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो? हैं? आ गया? अभी उठने के लिए कहा? सब बच्चों को समझ में आया? पैसे समझ में आ गया? देखो मोटी मोटी बातें इसमें जो जिसपे हमें फोकस होना चाहिए, जो हमेशा याद होनी चाहिए। एक तो हमारा पैसेज, कौन सा पैसेज? एक्सचेंज। इससे पहले थोड़ा सा एक इवोल्यूशन हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन पता होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन, इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन से मतलब है किस एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी तरीका है और कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, किसमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितना विकसित होने वाला है, कैसा होगा, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, ये पता होना चाहिए। कितनी स्थितियों पे डिपेंड करता है? दो पे। कितनी पे? कितने को पता है? दो पे। उन दो के नाम कितनों को पता है? वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? पता है? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन पे डिपेंड करता है कि भाई किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने क्या जा रहा है। वो सिंगल सेल्ड है, कैसे हैबिटेट में रह रहा है तो क्या होगा, मल्टी सेलर हो गया तो क्या होगा ना। ना बेटा, कछुए में क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? कछुए में है बुक लंग्स। कछुए में, कछुए में बुक लंग्स होते हैं। और बिच्छू में? बिच्छू में नहीं पता। बिच्छू में क्या होता है? बुक लंग्स होते हैं। बिच्छू में क्या होता है? और कछुए में क्या होता है? लंग्स होते हैं। केचुए में क्या होता है? टूटी के? ठीक है, बैठ जाओ, तीन जवाब आगे तुम्हारे तरफ से, बिल्कुल ठीक है ना। फ्रॉग में क्या होता है? ये बताएगा फ्रॉग में। तू बता, तू फ्रॉग, तू बहुत बात कर रहा था इसके साथ, खड़ा हो जा। फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है मेंढक? है? लेता है? कहीं से सांस लेता है मेंढक, बता। ओए, किससे सांस लेता है मेंढक? नंबर एक, मेंढक का सांस लेना नहीं पता तुम्हें? रेस्पिरेशन खत्म हो गया, धन्य हूं मैं, है ना। मेंढक देखा है कभी? देख, मेंढक तो मैंने एक दिन अलग से पढ़ाया भी है, मेंढक तो मैंने और रेस्पिरेशन में बता दिया, और मेंढक अलग भी पढ़ाया मैंने, तब भी नहीं बता रहा तू, ये बता देगा। तू खड़ा हो बेटा। लंग से लेता है? लंग के अलावा और कुछ है उसमें? है? क्या? गिल्स। मेंढक में गिल्स होते हैं? मेंढक में गिल्स कब होते हैं? अरे, तू भाई तुम ही जवाब दे रहे, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ। मेंढक में है? लंग से तो नहीं होता? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हैं? सबसन कहीं से हो रहा फिर? खड़े हो जाओ, अपनी बात को रखो, अपनी बात, अपने जो आपने बात कही है उसे रखो। आपने कहा कि स्किन से होता है, मैंने मान लिया, बिल्कुल ठीक है। फिर लंग्स किस लिए हैं उसमें? आपने कहा लंग्स भी होते हैं। अब लंग से होता है, स्किन से होता है? हैं? अच्छा, बुक लंग से कब होता है, स्किन, ये भी बात मान ली चल। लंग से कब होता है, स्किन से कब होता है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, बैठ। बुक और लंग्स के अलावा, बुक और लंग्स के अलावा फ्रॉग में किसी और चीज से भी रेस्पिरेशन होता है क्या?
बुक और लंग्स के अलावा फ्रॉग में कोई और भी तरीका है? सर क्यूटेनियस है और कुटेनियस है, सर सर पल्मोनरी हो गया, और यानी ब्रैंकियल भी होता है लार्वा स्टेज में, और है बक्को फेरिंजियल। कौन सा होता है? बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन। बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। इसलिए तो फ्रॉग को पूछते हैं बार बार, है ना? चलो बच्चों अच्छी तरह से याद करो, और जितना याद करो पक्का याद, ठीक है? जी मान से नंबर दे रहा पापा का पहले। आज मिलके